नावल मैं हूँ तेरा बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। आज की पार्ट बहुत ही इमोशनल होने जा रहा है नाज़रीन। तो चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। आरजू गैस बाट के अंकल ने क्या कहा, कमरे में परेशानी से टलती आरजू के पास आकर वासे खुशी से उसे गले लगाता है। वासे क्या कर रहे हैं? इस अचानक अवतार पर आरजू बौखला जाती है और उसके दिल की धड़कन जो पहले ही होप से बड़ी हुई थी वो मज़ीद बढ़ जाती है। और सॉरी, मुझे खुशी में कुछ समझ में नहीं आया, और वैसे भी जब तुम सुनोगी ना तो इतना खुश क्यों हो तो तुम भी खुशी में फूल जाओगी। वासे उससे अलग होकर कहते हैं, अच्छा फिर बताइए क्यों, क्या हुआ, इतने खुश हैं? आरजू भी उस तेजस्वी से पूछती है, क्योंकि अंकल ने हमारे निकाह को एक्सेप्ट कर लिया। वासे खुशी से बताते आरजू को हैरान कर देता है, आप मजाक कर रहे हैं? हैरत से भरपूर सवाल, नहीं यार सच बोल रहा हूँ, तो खुद जाकर पूछ लो। वासे के ऐसे कहने पर आरजू से देखती रह जाती है, पर वो माने से वो तो इतने गुस्से में लग रहे थे कि मुझे तो लग रहा था कि वो अब कोई फैसला कर लेंगे। आरजू के कहने पर वासे उसे सारी बात बताता है कि किस तरह वो मुजम्मल साहब के पास गया और उससे बात की, और आपने पापा के सामने ये सब कहा। उसके होते ही आरजू आंखें फाड़े उसे देखती है। हाँ बस मैंने सोचा ससुर को भी तो पटाना है। जिस पर वासे की आंख विंग करके शरारत से जवाब देता है, ससुर को पटाने से पहले उनकी बेटी तो पटा लो। अगर मैं मना कर दूं तो आप क्या करेंगे? आरजू की इस बात का शरारत से जवाब देकर आखिर में सवाल करती हैं, उठा ले जाऊंगा। कुछ कदम उसकी जानिब बढ़ाकर सरगोशी में कहकर आरजू का दिल धड़क धड़का देता है। दिन में इतने हुआ ख्वाब नहीं देखा करते। अपने धड़कते दिल को संभाल कर रखें, वो वापस अपनी टोन में आ जाती हैं, पर उसके चेहरे की लाली वासे को उसकी हालत समझाने के लिए काफ़ी थी। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे इतने थोड़े से करीब आने पर तुम्हारी धड़कनें क्यों तेज़ हो जाती हैं? उसके लाल चेहरे पर नज़र टिकाए शरारत से पूछता है, मेरी क्यों धड़कनें तेज होंगी, वो भी आपके करीब आने पर? आरजू साफ मुकर जाती है, अच्छा तो नहीं होती क्या? उसके मुकरने पर तो वासे घूरकर उसे देखकर सवाल करता है, जिस पर आरजू नफी में सर हिला देती है। फिर तो मैं बहुत ज़्यादा करीब आ जाऊंगा तुम्हारे, तब भी तो कुछ फील नहीं होगा। वासे कदम उसकी जानी बढ़ाते हुए सवाल करता है, जबकि उसके पास आने पर फिर भी आरजू की सांसें बेतरतीब होने लगती हैं। तो तुमने कहा था कि मेरे पास आने पर तुम्हारी धड़कनें तेज़ नहीं होती, पर मुझे तो तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही है। उसकी हालत देखकर वासे अपनी मुस्कुराहट दबाते संजीदगी से कहते, मम्मा मेरी तो धड़कन तेज़ नहीं हो रही, आपके कान बज रहे हैं शायद। आरजू अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करती है, पर वासे उसकी हालत से खूब वाकिफ था। चलो मान लिया मैंने, तुम्हारी धड़कन तेज़ नहीं होती, पर अब बहुत जल्द जब तुम मेरे पास आ जाओगे हमेशा के लिए, तो खुद ही तुम्हारी धड़कनें तेज़ करवा दूंगा। उसके कान में सरगोशी करके वो उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर जब्त करके चला जाता है, जबकि आरजू कितनी ही देर उसका लम्स महसूस करती शर्मा जाती है। आज जब तारीम वासे के लिए खास एहतमाम किया गया था, क्योंकि उसका आज से पहले रोज़ा था। आज पहला रोज़ा था। बाप उसके लिए फूलों के हार भी लेके आया था जो उसे पहनाए गए थे, जबकि वासे और नशीन सब कुछ हैरत से देखे। उनके लिए ये सब कुछ नया था, उनके घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये कहना बेहतर होगा कि उनके घरों में कभी रोज़ा ही नहीं रखा गया। वैसे अगर कल मैं रोज़ा रखूंगा तो क्या मुझे इसी तरह ट्रीट किया जाएगा? वासे को इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलते देख नशीन सबसे पूछती है, रही राखी लो ना तुम रोज़ा? वासे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब देते हैं, अगर तुम जैसा बंदा रोज़ा रख सकता है तो मैं भी रख सकती हूँ। नौशीन भी दो टोक जवाब देती है, तो वासे चुप कर जाता है। आप रोज़ा रखेंगी तो आपको भी इससे बेहतर प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन अगर कल रोज़ा ही ना हुआ तो? अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह करे इस साल 30 रोज़े पूरे हों। अब्बास की ऐसी बात करने पर आरजू जल्दी से कहती है, वो नहीं चाहती थी कि कल ईद हो। उसकी बहुत सी वजूहात थी जिसकी आरजू एक और रोज़ा रखना चाहती थी, और दूसरा चाहती थी कि इस साल वासे की बर्थडे ईद के दिन ही हो, और तीसरा कि उसकी बेचारी ने ईद की शॉपिंग भी नहीं की थी। मम्मा मैंने शॉपिंग भी नहीं की ईद की। आरजू रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ को मुहातिब करती है। अब्बास नमाज के बाद आरजू को लेकर जाना माल ताकि अपनी शॉपिंग कर ले, हो सकता है कल ईद हो जाए। मुजम्मल साहब हाथ साफ करके संजीदगी से कहते हैं, जिस पर अब्बास सर मुझे भी शॉपिंग करनी है। नौशीन भी बीच में लुकमा देती है, एक काम करते हैं सब लोग साथ ही चलते हैं, हमने भी शॉपिंग नहीं की तो हम भी कर लेंगे। अमजद मशवरा देता है, जिस पर सब राज़ी हो जाते हैं, और नमाज के बाद जाने का बोल सब एक एक करके नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं। ये इस्लामाबाद के एक बड़े मॉल का मंजर है, जहां वो सब इधर उधर दुकानों पर देखते हुए आगे बढ़ते अपनी मतलूबा चीज़ ढूंढ रहे थे। आरजू भी सबके साथ इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ी थी, जबकि उसकी नज़रें एक जगह रुक जाती है जहां एक सफ़ेद
कलियों वाला खूबसूरत फ्राक के साथ सफ़ेद कुर्ता पड़ा था। शायद वो कपल ड्रेस था। उसे देख आरजू के ज़हन में बेसाख्ता अपना और वासी का ख्याल आता है, और अगर वह दोनों ईद पर यही एक ड्रेस पहने तो कितने अच्छे लगते। ये सोचकर आरजू के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग इतनी भीड़ में ध्यान ही नहीं दे पाते। आरजू उनके साथ नहीं है। भैया ये दोनों ड्रेस चाहिए मुझे। एक दुकान के अंदर दाखिल होकर आरजू ड्रेस की जानिब इशारा करके कहती है, जिस पर दुकानदार उसे वो ड्रेसेस पैक करके देता है। तो आरजू भी वही पेमेंट करके दुकान से बाहर निकल जाती है। ओ शिट, बाकी कहाँ चले गए। बाहर निकलकर उसे एहसास होता है कि वो सबसे अलग हो गई है, और ईद की वजह से पूरे मॉल में इतना रश था, जिसे देखकर आरजू को डर लग रहा था। भले ही वो बहुत बहादुर है, पर अनजान शहर में इतने लोगों के बीच अकेले खड़े होते उसे डर लग रहा था। या अल्लाह जी, मैं गुम होगी, अब मैं ईद कैसे मनाऊंगी। मासूम सी शक्ल बनाकर उससे बातें करती वो आगे बढ़ती जा रही थी, जब आगे से दो तीन आवारा लड़कों ने एक लड़के से टक्कर जाती है। देखे कि नहीं चल सकती आपने। उसके टकराने पर आरजू करन कहकर पीछे हटती है, गुस्से से कहती है, पर वो लड़के भी ढीठपन का मुजाहरा करते मुस्कुरा देते हैं। सॉरी मैडम जी, गलती से टक्कर होगी। इनमें से एक लड़का उसकी हेजल आंखों से गौर से देखता है, पर कोई मजीद कुछ बोलने के आरजू का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। आरजू अपने साथ खड़े शख्स को देखती है तो वो तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती, क्योंकि वो वासे था, और उसका वासे जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। थैंक यू गाइज, तुम लोगों ने अपनी बहन को इतनी कंपनी दी, वरना ये अकेली खड़ी होती तो डर जाती, पर तुम लोगों ने उसे डरने नहीं दिया। थैंक यू अगेन। वासे दिल जलाने देने वाली मुस्कुराहट से कहता है, जिस पर वो लड़के भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर वहाँ से खिसक जाते हैं। कहाँ चली गई थी तुम इतना? तुम्हें अंदाज़ा है कितना परेशान हो गया था? पर नहीं, तुम्हें तो मज़ा आने लगा है मुझे परेशान करके। उनके जाते ही वासे गुस्से से आरजू की जानिब मुड़कर कहता है, मैं खो गई थी। मासूमियत से भरपूर जवाब दिया, तो ये किसके लिए रखा है? अपने पास काल काल लेती ना मुझे। वासे का गुस्सा अब कम नहीं हो रहा था। अच्छा ना, सॉरी मैं भूल गई थी, अब चलें इधर से, मुझे शॉपिंग करनी है। आरजू उसके गुस्से से बचने के लिए सॉरी बोलकर बात खत्म करती है, तो वासे मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़े सब कुछ सबके पास ले जाता है। आरजू कहाँ चली गई थी तुम? दूर से वासे के साथ आती है। आरजू को देखकर अब्बास उसके साथ पास आकर परेशान से कहती है, भाई वो मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई थी तो मैं उस दुकान में चली गई, और जब वापस आई तो वहाँ आप में से कोई भी नहीं था। आरजू ने उन्हें हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग दिखाकर बताती है, अगर कुछ पसंद आ गया था तो बता देती, हम सब चलते तुम्हारे साथ। पर यूँ अकेली चली गई, हम तो कितने परेशान हो गए थे। अब्बास अगले उसे गले लगाकर कहता है, आज तो उसकी जान ही निकल गई थी। जब थोड़ा आगे जाकर उन्हें मालूम हुआ कि आरजू उनके साथ नहीं है। फिर इतनी राश में आरजू मिल भी नहीं रही थी। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता चला। खुद बहुत कदम उस जानिब चले गए। आरजू अब की शर्मिंदा हो जाती है कि बेवजह ही सब उसके लिए परेशान हो गए। हाँ, तुम पर तो जैसे किसी ने काला जादू करवाया था, जो ना खुद बहुत कदम ही चले गए, तुम्हें होश ही नहीं रहा। उसकी बात पर अब्बास चलकर कहता है, जिस पर सब मुस्कुरा देते हैं। उसके आगे बढ़ जाते हैं। इस बार अब्बास ने आरजू का हाथ किसी बच्चे की तरह पकड़े रखा, जैसे कहीं वो फिर से खो न जाए। भाई सुने ना। थोड़ा आगे चलकर आरजू से पुकारती है, बोलो। चलते चलते जवाब देता है, मैंने ना वासे के लिए कुर्ता शलवार लिया है, इस पर मुझे वाच वगैरह चाहिए। आरजू से बताती है तो अब्बास उसकी तरफ चेहरा करके उसे घूरता है। भाई के लिए तो कभी कुछ लेने का ख्याल नहीं आया। शिकवा किया जाता है, भाई आपकी बर्थडे पर मैं देती हूँ आपको गिफ्ट। अब वासे की बर्थडे है तो मुझे उनके लिए भी लेना है कुछ। आरजू उनके शिकवे पर कहती है, कब है वासे की बर्थडे? वो दोनों अपनी ही बातों ले में बातें करते होते जा रहे थे। परसों। आरजू खुशी से उसे बताती है, हम ग्रेट, चलो फिर हम उसके लिए गिफ्ट्स लेते हैं। मैं भी कुछ ले लूँगा। अब्बास सर हिलाकर उसे कहता है। फिर दोनों सब बाकी सबको बताकर एक जीन्स की दुकान पर चल जाते हैं, और वहाँ से वासी के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेते हैं। चलें जी भाई, वासी की शॉपिंग तो कर ली, अब चलकर अपनी भी कर लेते हैं। आरजू हाथों में शॉपिंग बैग थामे कहती है, मेरी शॉपिंग तो इधर ही हो जाएगी, जो मैं अमजद के साथ कर लूँगा। बाकी तुम्हारी शॉपिंग बचती है तो तुम जाकर वासी से कर आओ। अब्बास चलते चलते उस पर धमाका करता है, भाई मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी, आप करवाओ मेरी शॉपिंग। आरजू साफ मना करती है, जिस पर का असर लिए बगैर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वासी के पास छोड़ आता है। उसने वासी को पहले ही मैसेज करके थोड़ा साइड में बुला लिया था। पकड़ो इसे, अपनी बेगम को शॉपिंग कराओ। इसका हाथ वासी के हाथ में देकर वो शरारत से कहता है, वहां से चला जाता है, जबकि पीछे आरजू रोनी सूरत बना लेती है। अभी उस वासी की शाम वाली हरकत नहीं भूली थी, इसलिए वो डर रही थी उसके साथ जाने से। चलो बेगम आओ, आपको शॉपिंग करवाता हूँ। शरारत से सरगोशी करके वो एक हाथ में उसका हाथ मौजूद शॉपिंग बैग से लेते हुए एक और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उससे साथ ले जाता है। अमजद कहाँ है? आरजू को वासी के साथ छोड़कर उसके साइड आया तो उन लोगों ने इकट्ठे होना था, पर वहाँ नौशीन को अकेला खड़ा देख अब्बास पूछता है, उसने कहा कि उसे कहीं जाना
काम से जाना है। नौशीन मुंह बनाए जवाब देती है, भला ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी होता है कि इस बेचारी को यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। आई एम सॉरी, अगर मुझे मालूम होता कि हमजन ने कहीं जाना है तो मैं आपको यहाँ अकेला खड़े होने देता। बगैर गलती के वो शर्मिंदा हो जाता है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है? उसकी शर्मिंदगी देखकर नौशीन अपना मूड ठीक कर लेती है। चलें, जिसकी भी गलती है उसे छोड़ें और चलकर अपनी शॉपिंग कर लें। घर घर भी जाना है, देर हो जाएगी। अब्बास वक्त देख कर कहता है तो नौशीन भी सर हिलाकर उसके साथ दुकानों में जाकर अपने लिए ड्रेसेस पसंद करती है। ये देखो कैसा है। नौशीन उसके सामने एक सीक्रेट शर्ट करती है जिसके अब्बास एक नज़र देकर उसे नज़र हटा लेता है। वो उसे ड्रेस पसंद बिल्कुल नहीं आया था जिसकी शर्ट नौशीन को बमुश्किल पेट तक आनी थी और स्लीव्स तो सिरे से थे ही नहीं। और मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब्बास दूसरी जानिब जरा कि ये जवाब देता है, क्यों? इतनी प्यारी ड्रेस तो है, एक काम करती हूँ इसे ट्राई करके आती हूँ। नौशीन जोश से कहती है, इससे जाने लगती। जब अब्बास उसका हाथ बाजू पकड़ कर रोक लेता है। आप जानती हैं लोहे और सोने में क्या चीज़ एक 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 सी चीज़ है? इस वक्त अब्बास को ऐसे सवाल पर नौशीन हैरत से उसे देखती है। अब्बास इस बात में सर हिलाती है, हाँ दोनों मेटल में हैं। और नौशीन तो बस एक अलग सी लगती थी, उन दोनों में फ़र्क मालूम हुआ। इस पर सवाल नफ़ी में हिला देती है, वो दोनों मेटल पर है और दोनों पर वाज़े तौर पर एक बड़ा फ़र्क ये है मौजूद। जानती हैं क्या? उस पर फिर से नफ़ी में सर हिलाने पर अपनी बात जारी रखता है, लोहे की कोई अहमियत नहीं होती। हम तो सड़कों पर अक्सर दीवारों पर लोहे की कील ठोक देते हैं और सोने को हम मखमल की डब्बी में बंद करके छुपा कर रखते हैं। और इसकी मखमल की डब्बी से मुराद आपका पर्दा। अगर आप खुद को मखमल की डब्बी में बंद करके रखेंगे तो आपका अपना म्यार एक होगा और जिस पर हर कोई नहीं पहुंच सकेगा। अगर आपको इस तरह के कपड़े पहनकर सबके सामने जाएंगी तो यकीनन आप भी लोहे की तरह अपना म्यार खो बैठेंगी। अब्बास बहुत ही नरमी से उसे समझा रहा था और वो यकटिक उसे दी जा रही थी। वो तो बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती है तो उसका कोई म्यार नहीं, क्या वो अपना म्यार खो बैठी है? ये सारे वो सवाल थे जो अब्बास की बात सुनकर उसके जहन में आ रहे थे पर जवाब नहीं मिल रहा था। नौशीन, मेरी बातों का गलत मतलब मत लीजिए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस दुनिया में 100 में से 90% मर्द बुरी नज़र रखते होंगे या शायद सभी रखते होंगे, कुछ गारंटी से नहीं कह सकता। पर अगर वो गलत नज़रें रखते होंगे तो उसमें भी उनका बल्कि लड़कियों का भी कसूर है। जब उन्हें मालूम हो उस दुनिया में कितनी बुरी नज़रें हैं तो उन्हें चाहिए कि वो खुद को ढांप कर बाहर निकले ताकि मर्द उसकी नज़र उठाकर ना देखे, उसे कुछ नज़र ना आए, अपनी नज़रें झुका लें। अब्बास उसे गुमसुम देख कर फिर कहते हैं। अब नौशीन कोई जवाब नहीं देती तो वो उनके अल्फाज में खोई होती है। वह ऐसे कपड़े पहनकर अपना म्यार खो बैठेगी। अब्बास, फिर से तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करोगे? बस ऐसे ही कपड़ों की नाली जाए। इतनी देर में वो बोली तो क्या, जो अब्बास बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। जी मैं ज़रूर पसंद करके दूंगा, अब्बास मुस्कुराते हुए कहता है। उसके लिए ड्रेसेस देखने लगता है। नौशीन ने एक नज़र उसके अपने हाथ में पकड़े ड्रेस को देखकर अपने वापस अपनी जगह पर रख लेती है और अब्बास की जानिब देखती है जो एक ड्रेस उठाकर देख रहा था। क्या लेना है? वासे उसके साथ साथ चलते पूछता है। एक ड्रेस खरीदना है और ज्वेलरी खरीदनी है और सैंडल भी। आरजू एक एक करके अपनी चीज़ें गिनवाती है, तो तुम्हें दिलवाता हूँ सारी चीज़ें, फिर मेरी शॉपिंग करने चलेंगे। वासे की बात पर वो चुप हो जाती है। उसकी सारी शॉपिंग तो पहले ही कर चुकी थी, अब क्या करना है? वैसे हम दोनों ना एक जैसे कलर के कपड़े लेंगे। एक और बात, जबकि आरजू बस चुप करके उसकी बात सुनती है क्योंकि ड्रेस भी तो एक जैसे कलर के ही ले चुकी है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसको चुपचाप चलते देखकर वासे पूछता है। ऐसे ही, बस मैं थक गई हूँ, घर जाकर सोना है। वो आज वाकई बहुत थक चुकी थी और आज उसने खाने की तैयारी भी खुद ही की थी और ऊपर से इतनी देर से चल चल कर अब वो थक गई है। अच्छा चलो फिर शॉप पर चलकर तुम्हारी चीज़ें ले लेते हैं, मैं अपनी शॉपिंग बाद में कर लूँगा। उसकी थकन का ख्याल करके वासे उसे शॉप में ले जाता है जहाँ लेडीज़ की हर चीज़ मौजूद थी। इसी दुकान में आरजू की सारी चीज़ें मिल गई थी जिसे लेकर वो शॉप के बाहर आती है। आपने मुझे पैसे क्यों नहीं देने दिए? अब उसकी शॉपिंग के सारे पैसे वासे ने दिए थे जिसकी वजह से वो गुस्से हो गई थी, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वासी आराम से जवाब देता है, जब आपने अपने पैसे कमाएंगे तब मुझे मेरे खर्च। आरजू नॉर्मल से अंदाज में कहती है जो वासी को एक ताने की तरह लगता है। मैं कमा लूँगा। वासी की बात पर आरजू चौंक कर उसे देखती है। वो गलत समझ बैठा था और उसकी बात को। वासी, मेरा वो मतलब नहीं। आरजू शर्मिंदगी से कहती है। इट्स ओके, चलो चलते हैं, बाकी सब वेट कर रहे होंगे। वासी संजीदगी से उसे कहती है। इसे लेता हुआ अब्बास वालों के लोगों के पास ले जाता है और उनको लिए वो वापस घर की जानिब रवाना हो जाता है।